This video is sponsored by Ram Ram Group of the Companies. आज भी हम देखिए 21वीं सदी में है, लेकिन महिला के साथ जो उत्पीड़न होना है वो कम नहीं हुआ है। मुझे भी इन चीज़ों से बहुत कष्ट होता है। महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष वाली स्थिति है। कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पति प्रधान पहुँचते हैं। उनको यही नहीं पता, उनको सिर्फ अंगूठा लगाना और सिग्नेचर करने से मतलब होता है कि पति क्या कर रहा है उनको नहीं पता। आप लोग कम से कम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ महिला अगर पुरुष से ऊंचे वाले पद पे है तो पुरुष कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। जब महिला ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो अपनी हक की बात करती है, हिस्सेदारी की बात होती है, और यही जो कारण है आज के दौर में बढ़ते तलाक का कारण है। इस पर आप क्या सोचते हैं? डिवोर्स का बात कब होता है? जब दोनों का अहम टकरा जाता है। जब वो अपने अधिकारों की बात घर में करते हैं वो पुरुषों को सहन नहीं होता। पर कभी ये कहा है कि भाई बहन स्कूल से आई है या ऑफिस से आई है और भाई से कहते हैं कि एक कप चाय बना के पिला दो? नहीं ना। पुरुष उत्पीड़न के भी बहुत हमारे पास मामले आते हैं क्योंकि पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो अपर्णा जी ने पदभार ग्रहण ही नहीं किया पहले। देखिए, ये सिर्फ आप लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। ये हिंदुस्तान के तो कम से कम संस्कृति या संस्कार नहीं है कि भारत जैसे देश में कहीं वृद्धाश्रम चलाए। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। कोई ससुर ने कहा होगा कि बच्चा लड़का क्यों नहीं हो रहा है, सास ही कहती लड़का नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जितना दुरुस्त और आधी आबादी के लिए उतना ही आगे। आधी आबादी का बात रखने के लिए, सुनने के लिए उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रतिनिधित्व करती हैं बबीता सिंह चौहान जी, आज वो हमारे बतौर मेहमान बतकही पे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज बतकही सबसे पहले किया जाए, उससे पहले ये जाना जाए आपकी नज़र से इस समय महिला सुरक्षा में आप उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आज की बात की जाए महिला सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं सोचती हूँ कि नंबर 1 अगर कोई प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उत्तर प्रदेश में अव्वल नंबर है इस वक्त तो महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या महिलाओं को उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए देखा जाए कि आत्मनिर्भर की तरह। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो सारे में ही लगे हुए हैं कि भाई महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखते हुए, उनके आत्मसम्मान को जिंदा रखते हुए उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर नंबरिंग की बात आती है तो मैं कहती हूँ पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। प्रदेश में योगी सरकार जो अपने आप में एक मिसाल, उन्होंने लैंडमार्क सेट कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। ऐसे में लेकिन आज भी हम देखिए 21वीं सदी में है, लेकिन महिला के साथ जो उत्पीड़न होना है वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी क्या पॉलिसी है कि उसको कैसे अंदर से जो सामाजिक के अंदर जो वो मानसिकता बैठी हुई है उत्पीड़न के नाम की, उसको खत्म करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे मुहिम चलाई जाए? आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, एक्चुअली मुझे भी इन चीज़ों से बहुत कष्ट होता है और मैं हर मंच से कहती हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी रास्ते बहुत आसान नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष वाली स्थिति है क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए उनको थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के लिए अगर सोच की बात की जाए तो क्योंकि उनमें खुद में भी वो सोच अभी डेवलप करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले इतने सालों से उन्हें इतना दबा के, इतना उनको बंद, इतना घोट के रखा हुआ है कि जिसके कारण वो महिलाएं अभी अपने आप को प्रूफ करने में असमर्थ हो रही हैं और जहाँ प्रूफ करना चाहती हैं वहाँ उनको रोक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं में अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और क्योंकि पुरुष डोमिनेटिंग है ये, इसलिए मैं क्योंकि ये पुरुष डोमिनेटिंग समाज है, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जा सके, है ना। जैसा अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल, जिस पे हमारी सरकारें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, अगर सरकार की बात की जाए, क्योंकि जैसा भी आपने देखा होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं कि जैसे गांव में फॉर एग्जांपल जैसे प्रधान बन गई, तो अभी भी वो प्रधान महिला तो बन गई क्योंकि महिला सेठ थी, लेकिन पति प्रधान चलाते हैं। कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पति प्रधान पहुँचते हैं। उनको यही नहीं पता, उनको सिर्फ अंगूठा लगाना और सिग्नेचर करने से मतलब होता है कि पति क्या कर रहा है उनको नहीं पता। लेकिन इस अवेयरनेस के भी, चाहे वो राज्य पंचायत के सहयोग से हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के तरफ से है, वहाँ से भी ये वैन किया जा रहा है और बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भी जनप्रतिनिधि महिलाएं वही मंच पे आएंगी, वही अपनी मीटिंग अटेंड करेंगी, जो भी उनके सहयोग के लिए, मान लो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके सहयोग के लिए काम किया कराया जा सकता है किसी सहयोगी से। पर अगर वो सोचें कि उनकी जगह वो वहाँ मौजूद रहेंगे तो शायद वो अब आने वाले टाइम में तो
नहीं है पॉसिबल बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, एक नया ही पद आ गया, प्रधानपति। ये- हर जगह जाइए जहाँ पे टेंडर देना है, ठेकेदारी देनी है, ठेका पट्टा करना है, बीडीओ साहब के पास जाना है, सीडीओ साहब के पास जाना है, कोई मंच करना है, कोई कार्यक्रम करना है, पंचायत फिल्म ही उस पे बन गए, वेब सीरीज आया था पंचायत, प्रधानपति पे वो वेब सीरीज ही बन गया। एक्चुअली ये जो नाम दिया किसने दिया? पुरुष समाज के द्वारा दिया, पुरुष समाज के द्वारा ये नाम आया। महिलाओं ने कभी नहीं कहा कि ये प्रधानपति हो सकता है। कैसे हो जाएगा वो प्रधानपति? क्योंकि प्रधानपति तो कोई पोस्ट है क्या? प्रधानपति नहीं है ना। अब वो अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करेगा, वो कहीं जाएगा, तो वो क्योंकि पहले उसे लोग मान लेते थे, उसे एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो बनाते ही ऐसी महिलाओं के थे कि जिनकी खुद की अपनी कोई वॉइस ही नहीं होती थी। तो उनको लगता था कि भाई जुगाड़ से कोई नेता है, कोई अच्छे हैं, वो अपनी पत्नी को बना दें, वो इस योग्य हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने बना दिया क्योंकि चलानी तो उन्हीं को है। तो कॉलर ऊपर करके वो पहुंचते थे कि साहब हम प्रधानपति हैं या प्रमुख पति हैं या जो भी कोई जनप्रतिनिधि है, तो उसके हिसाब से वहाँ पहुंचते थे। पर अब ये चीज़ें शायद संभव नहीं है। वो फिल्म बनी थी, वो एक अलग दौर था कि जहाँ महिलाओं को, आप जानते हैं कि क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ कि इतनी दयनीय स्थिति थी कि जहाँ अगर कुछ करना भी चाहा होगा उन्होंने, जहाँ छोटी बच्चियां हैं, बड़े हैं या जो भी है, पर कभी उनको इतने मौके ही नहीं मिले, क्योंकि एक तो ये पुरुष डोमिनेटिंग समाज तो था ही, और अभी भी है, थोड़ा सा निकल रहे हैं लोग उस ओरा से बाहर। पर पहले तो असुरक्षित इतना था कि जहाँ महिला चाहती भी निकलना तो नहीं निकल सकती थी, या परिवार वाले सिर्फ इस डर से नहीं निकलने देते थे कि भाई महिलाएं आगे जाके, हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं घर की, वो सुरक्षित नहीं है। तो शायद इसलिए भी ये थोड़ा सा रहा। देखिए ना कि आज भी कोई अगर मैनेजर, कोई उच्च पद पे महिला हो बैठ जाती हैं, वहाँ पे पुरुष समाज को जाके बैठने में, जी हजूरी करने में, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम बोलने में बहुत शर्मिंदगी होती है। आई अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ महिला अगर पुरुष से ऊंचे वाले पद पे है, तो पुरुष कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैसेज भी आप तक दूर तक जाएगा। महिला क्यों नहीं हो सकती? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ महिला को अगर मौका मिला होगा, महिला ने अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाया होगा? मुझे लगता है कि कम से कम 100 टाइम बेटर अगर कहीं कोई रही होगी तो वो महिला रही होगी। चाहे वो उसको ईमानदारी में देख लें, चाहे वो उसको उनका काम करने की कार्यक्षमता को देख लें, चाहे जिसमें भी अगर आप देखेंगे, तो महिला जहाँ होगी वह 100% आपको अपना उसका काम अब सेटिस्फाई होगी। इसी में एक बात और भी उठती है कि जब महिला ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो अपनी हक की बात करती है, हिस्सेदारी की बात होती है, और यही जो कारण है आज के दौर में बढ़ते तलाक का कारण है। इस पे आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बताया ना कि जैसे महिलाओं को इतना दबा के, इतना डरा के, धमका के, एक दयनीय वाली स्थिति में बस महिला का काम था बच्चियां अपना पैदा हों, अपना पहले तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। आपको पता है, कोई चाहता ही नहीं था कि बच्चियां घर में पैदा हों। बच्चियां जब वो बड़ी हुई तो उनको ये था कि तब तक वो अपना घर में सहयोग कर रही हैं, उसके बाद शादी हो गई, भाई एक जस्ट एक नौकरानी की तरह वो घर में चली गई कि वहाँ उनके सबके घर वालों की सुविधाओं का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। घर में बच्चे पैदा करके उनके एक परिवार को, एक कहते हैं कि वंश कैसे चलेगा अगर बच्चे नहीं होंगे, तो एक बच्चे पैदा कर दिया, बस उतनी उनकी सारी अहमियत रह जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब दौर बहुत बदल चुका है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं और लड़ रही हैं। और अगर उसमें डिवोर्स हो रहे हैं तो देखिए, डिवोर्स कहाँ होते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन डिवोर्स कब होता है? जब दोनों का अहम टकरा जाता है। तो अहम, क्योंकि अहम की बात यह है क्योंकि अब महिलाएं भी, बच्चियां हमारी पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं, वो भी अपने अधिकारों की बात करती हैं। जब वो अपने अधिकारों की बात घर में करती हैं, वो पुरुषों को सहन नहीं होता कि भाई अभी तक घर में खाना महिला बनाती थी, वो खाना भी बनाएगी, बच्चे भी देखेगी और फिर ऑफिस भी जाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो खाना बनाएगी तो कम से कम थोड़ा सा खाना देने का काम या कुछ काम पुरुष को भी साथ में करना पड़ेगा, अगर महिला जॉब करती है तो। जब ये चीज़ें नहीं होती है तो वह दोनों के अहम टकरा जाते हैं। वो कहती है भई मैं भी काम करती हूँ, कुछ भी जब सहयोग नहीं होता तो होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, पर जब हम उनको समझाते हैं, जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और कुछ दोनों की चीज़ों को इस तरह से होते हैं कि भई ये भी तो उनके समझ में आ जाता है। क्योंकि लड़के को जब घर में वो पैदा होता है, तभी ये सिखा दिया जाता है कि भई तुम बॉस हो, भई ये लड़का है, ठीक है? ये तो लड़का है। अगर घर में छोटा भाई है और बड़ी बहन है, तो भी ये प्रथा थी पहले, और अभी भी मैं देख सकती हूँ पीछे अगर जाएँगे आप कहीं ऐसे थोड़े बैकवर्ड एरिया में, तो वहाँ भी वो ये कहेंगे कि अरे भाई भैया आ गया, ज़रा उसको पानी पिला के आओ। भाई भैया आ गया, क्या आ गया भैया, बहन भी तो आती है ही ना। पर कभी ये कहा है कि भाई बहन स्कूल से आई है या ऑफिस से आई है और भाई से कहते हैं कि 1 कप चाय बना के पिला दो? नहीं ना। तो ये बीज कौन डालता है? ये हमारे परिवारों से ही तो बीज डलते हैं। और ये पुरुष मानसिकता, क्या ये समाज बना दिया गया है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। और यही कारण है कि आज परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि महिलाएँ थोड़ा जागरूक हो रही हैं। और
पुरुषों का और महिलाओं का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, जितना भी कहना चाहिए कि डिवोर्स के जितने केसेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं। पर मुझे लगता है अगर थोड़ी सी समझदारी से दोनों पक्ष चलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं समाज की जो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप जिस पद पे हैं, हज रोज लोग आपके पास आते होंगे अपनी शिकायत लेके। इस समाज के, इस मानसिकता के जो मेल ईगो होता है, जो कहते हैं कि पुरुष के अंदर जो अभिमान होता है, उसके शिकार अधिकारी भी हुई होंगी, कोई महिला अधिकारी, किसी अच्छे पद पे बैठी अधिकारी होंगी। आप देखिए, मुझे याद नहीं है अगर, लेकिन कहीं की महिला जज थी शायद जौनपुर या गाजीपुर की, उन्होंने आत्महत्या कर ली, आरोप लगाते हुए सीनियर जज पे, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था। तो ऐसे हजार मामले आते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि पुरुष उत्पीड़न के भी बहुत हमारे पास मामले आते हैं, क्योंकि पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो महिलाओं को, चाहे तो वो, अभी मैं भी आपको लेटेस्ट ही कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि जिनको सुन के मैं व्यथित हुई, और व्यथित मैं तब हुई जब मैं उसमें डीप में जाके मैंने उसकी जानकारी ली कि अपने जो सहयोगी पुरुष हैं उन्हीं से डरी और सहमी हुई महिलाएं। क्योंकि महिला, देखिए सुनिए, हमारे यहाँ महिलाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ के देखा गया है। उनके साथ बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं कि जो जुड़ के चलती हैं। उनके साथ मेन बात जो उन्हें अपने संस्कारों की, उन्हें अपने परिवार की, उन्हें अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा वो रहती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्वाभिमान को चोट लगती है ना, तो व्यक्ति फिर किसी भी लेवल पर चला जाता है। फिर वो सुसाइड जैसे कदम उठाने लगता है। वो कहता है कि यार अब जी के भी क्या करना? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारा कोई फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि हुआ और झाड़ दिया और कर दिया। यहाँ तो ये लगता है कि अगर कोई एक ज़रा-सी ठेस भी अगर स्वाभिमान पे अगर पहुँची है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो जब जब ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं तो वहाँ की इसके लिए सारी हमें आज से जो जैसे क्या है कि किसी भी लड़की के साथ अगर ये होता है कि छेड़छाड़ अगर हो जाए, मन चले छेड़ दे, तो छेड़ा वो दोषी है, लेकिन पूरा समाज इस तरीके से जाता है कि जो छिड़ा, जिसके साथ गलत हुआ, उसको दोषी मान के और लोग अब अलग तरीके से अटेम्प्ट करने लगते हैं। उसको मानसिक प्रताड़ना देने लगते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब जो ये छेड़छाड़ वाले जो केसेज़ हैं कि बहुत कम हो गए हैं। मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि मैंने वो पहला भी टाइम बहुत नज़दीकी से देखा है। सारे में कि पहले कॉलेज जाती थी लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं थी। लड़के कुछ भी हुड़दंगबाज़ी करते हुए जाते हैं। कई बार मतलब हद दर्जे की बदतमीज़ियाँ लड़कियों के साथ हो जाती थी। पर अब वो माहौल मुझे लगता है कि रोड वाला और ये सब देखा जाए तो वो नहीं है। पर जैसा आपने कहा कि ये चीज़ें, तो पर मुझे लगता है कि अब जैसे जो लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, वो थोड़ी अवेयर भी हो रही हैं। अपने अधिकारों को भी जान रही हैं और अधिकारों का उपयोग भी कर रही हैं। और जब उनकी शिकायत सही जगह पहुँचती है, तो उस पे कार्रवाई भी हो रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं अब, चाहे तो वो ऑफ़िस की बात करें, चाहे जहाँ की भी बात करें, जो जिस भी क्षेत्र में है, तो कहीं न कहीं एक खौफ़ तो है लड़कों में भी। लेकिन देखिए ना, महिलाएँ जब बाहर जाती हैं, जब सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, तो ऐसा भी होता है, लव जिहाद का भी शिकार हो जाती हैं। यस। एक्चुअली इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। ये मैं कहती हूँ, मैं महिलाओं से भी कहती हूँ कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है कि आप एक सुरक्षित माहौल में हैं, तो मैं, क्योंकि किसी भी सुविधा का या किसी भी कोई भी आपकी लग्ज़री कोई आपको अगर लाइफ़ में मिल रही है, तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा-सा इस्तेमाल करने से पहले भी सोच लेना चाहिए। तो ये जो लव जिहाद वाला है, क्योंकि ये एक तो एक विशेष वर्ग की एक ये पॉलिसी चल रही है लव जिहाद वाली। तो वहाँ क्या है कि वो इंटेंशनली लड़कियों को ये भ्रमित, अभी आपको पता होगा कि मेरे कुछ मामले, अभी मैंने कुछ पॉइंट थे मेरे, 10 पॉइंट थे कुछ, मैंने ऐसा किया था और मैं उस पे काम भी कर रही हूँ। पाएँगे उसमें। अभी उस पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसको यही बताना चाहती हूँ आपको कि मैं, देखिए, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं कभी करती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती हूँ। लेकिन वहाँ भी जो चीज़ें थी, जो मेरे पास में आए थे जिस तरह के केसेज़, वो क्या थे कि जैसे जिम की बात की जाए, जिम में ट्रेनर 99% लड़के रहते हैं। 1% अगर कहीं लड़कियाँ होंगी तो वो ट्रेनर भी होंगी, हो सकता है हों, नहीं तो या क्या है कि वो उस पे काउंटर पे लड़कियों को रख लेंगे या और छोटे-मोटे कामों के लिए लड़कियों को रख लेंगे। लेकिन ट्रेनर के होते हुए और इतने सारे केसेस मेरे पास थे, क्योंकि देखिए जिम जाने वाला जो एक जो क्राउड है वो दूसरी तरह का क्राउड है। क्योंकि जिम आम लोग ऐसे नहीं जा एलीट सकते, क्लास जाती है ना? एलिट क्लास जाती है, मतलब उस तरह के लोग जाते हैं जो उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जब वो उस तरह की जाती हैं लड़कियाँ या वहाँ की जाती हैं, तो वो लड़के वहाँ, अब आप बताइए, एक ट्रेनर नौकरी करने वाला, आप किसी भी जिम में जाके देख लीजिए और अभी देख लीजिए, और स्पेशली तो अगर जो नामी-गिरामी जिम है जिनकी मैं उनकी बात करूँ, कितनी ट्रेनर को तनख्वाह मिलती होगी? 15,000,
15,000 20,000, ठीक है। अगर आप उनका ड्रेसिंग सेंस जाकर देखेंगे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का ड्रेसिंग सेंस होता है। आप जाके किसी भी जिम में अभी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ब्रांडेड कपड़े होंगे, ब्रांडेड शूज़ होंगे, हाथ में आईफोन होगा और ये सब होगा। ये कहाँ से आता है? ये ब्लैकमेलिंग से आता है, क्योंकि वो लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में फ्री माइंड से आदमी एक्सरसाइज करता है। तो जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ वो लड़कियां ही होती हैं। और जब वो टारगेट होती है उनको फंसाते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसा आपके पास मामला है क्या कि वो कोई रील बहुत बना लिया, गंदा वीडियो बना ये मेरे पास नहीं है, ये तो आपके पास भी है। ये आपके पास इसलिए है क्योंकि कितने सुसाइड अभी हुए हैं और आपने देखा है कि जिम के ट्रेनर तक ने लड़कियों की हत्याएं कर दी। एक नहीं है, डीएम आवाज में डीएम आवास में गाड़ दी। और ये एक नहीं था, अभी कुछ दिन पहले मऊ में हुआ, अभी आगरा का एक केस आया। मतलब मैं आपको कितने केस गिनाऊं ये इस तरह के। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं लफ्ज़ जिहाद को तो बढ़ावा दे ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे लगाम लगना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए। और इसके लिए मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म से कहती हूँ कि महिलाओं को भी थोड़ा-सा अपने सोच को बड़ा कर लेना चाहिए। उनको अगर फ्रीडम मिली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी कुछ भी करें। थोड़ा-सा अपने दिमाग को खोलें, समाज को पहचानें, लोगों की भी परख समझें तो उसके बाद और उसके बाद एक वर्ग जैसे आपने कहा, एक सो कॉल्ड एलीट क्लास महिला वर्ग ने कहा, क्या बताइए अब कैसे जिम होगा, अब इसमें फिल्टर कैसे किया जाएगा। बहुत से उसमें ज्ञानी महिलाएं भी निकली थी। नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं आया। हो सकता है वो ज्ञानी शायद आपसी टकराई हों, हाँ, पर मुझे तो बहुत एप्रिशिएशन मिला और वहाँ महिलाओं का ही नहीं, मुझे पुरुषों का भी मिला। क्योंकि जिस हर घर में बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, हर हर घर में है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं घर के पुरुष भी उसमें सब दुखी होते ही हैं और सब सफ़र करते हैं। तो जब उन सब लोगों को ये बातें पता चली कि भई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कि इस तरह का एक रूल आया है और या ये ऐसा हो सकता है, तो सबका बड़ा एक, मैं तो ये कहूँगी कि हर घर में बहुत ही ज़बरदस्त खुशी थी कि भई वाह! मज़ा आ गया। तो कहीं न कहीं वो भी क्योंकि लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाया। नहीं, आपने चल रहा है काम, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये एकदम ऐसी चीज़ें थोड़ी होती है, इतने बड़े डिसीज़न है कि एकदम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि चल रहा है, लोगों में खुद में खौफ भी है, लोगों ने रखना शुरू किया है खुद ही। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं सब बहुत बढ़िया। आप जब जाती हैं अलग अलग जगह सर्वे करने, जैसे आज आप गई थी गोसाईगंज जेल में, वहाँ की स्थिति आपने क्या देखा? क्या सुधार की ज़रूरत है? कैसे मतलब महिलाओं का जेल में होना, उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि आज एक मामला है बागपत में, जेलर जो थे वो महिला दरोगा का यौन शोषण कर रहे थे। आज ही कल का ये मामला आया होगा। आज हमारे ऑफ़िस में उस पे स्टोरी हो रही थी तो मुझे याद है। तो ऐसे में जेल में जब सोचिए एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो जेल में जो कैदी हैं, महिला कैदी हैं, उनके साथ तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम आप जो आज देख के आई हैं? देखिए, जैसा मैं आज देख के आई हूँ, तो क्योंकि सुरक्षा तो हमारे लिए पहला एक वो रहता ही है वहाँ, कि महिलाएँ वहाँ सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अपवाद इसलिए बना है आपका कि क्योंकि दोनों ही जॉब करते थे और दोनों में वहाँ सुरक्षा की बात नहीं थी, क्योंकि दोनों बराबर के ऑफिसर थे, जो भी ये चीज़ें आई हैं। लेकिन अगर महिला कैदियों की बात की जाए तो वहाँ महिला ही सारा स्टाफ रहता है, वहाँ महिला ही सारे ऑफिसर्स हैं और वो जो भी कोई बात होती है, जैसे अभी मेरे डॉक्टर की बात हुई थी तो वहाँ बताया कि भई यहाँ 4 मेन डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर एक ऐसी, कहना चाहिए कि डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महिला है या पुरुष है ना? क्योंकि वो डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना? ना तो वो उसकी भावना होती है और ना पेशेंट की उसके प्रति वो भावना हो सकती है। तो डॉक्टर है। बाकी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको मैं ये कहूँ। हाँ, मुझे थोड़ा-सा जो लगा वो ये था कि मैं वहाँ एक ये ज़रूर उनसे कहा कि मैंने कहा मुझे लगता है कि यहाँ महिलाओं को थोड़ा बहुत कुछ काम भी होना चाहिए। जैसे जेल है, तो क्या है कि एक तो इनकम ऑफ सोर्स थोड़ा-सा बढ़ेगी, दूसरा एक थोड़ा-सा ये थोड़ा बिज़ी रहेंगी, तो फालतू दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें नहीं आएँगी। ये आपने कोई प्लान हाँ, मैं उनको बता के आई हूँ बहुत सारे प्लान और बहुत सारी जेलों में ये काम चल भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप आएँगी तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो एक मुहिम आप चलाने को सोच रहे हैं क्या कि पूरे जेल में कोई एक हस्तकला या किसी एक तरीके का मुहिम चलाया जाए, जिससे एक ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उस तहत या किसी भी तहत चला के जेल में इम्प्लीमेंट कराया जाए? 100% हम जहाँ भी जा रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा फ़ोकस यही रहता है कि जेल में जो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, पुरुषों की जेल में अक्सर काम है, काम करने के लिए हैं, पर यहाँ तो मुझे उतना नहीं लगा। लेकिन पुरुषों में जैसा मैं बहुत सारी जेलों की बात करूँ, जैसे आगरा जेल की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत अच्छा काम है वहाँ, पुरुषों का इतना अच्छा काम है कि उनकी सोर्स इनकम ऑफ सोर्स भी बहुत है।
कि क्योंकि वहाँ तो यहाँ भी मैंने उनको यही सलाह दिया कि जैसे अच्छा इसमें क्या है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बशर्ते कि वो इन चीज़ों को कहें, वो इस चीज़ को बाहर लेके आएँ कि भई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, उससे 2 चीज़ होती हैं कि देखिए जब तक वो जेल में है तो उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ, वो निकल के बाहर जाएँगी। अगर वो वहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी लेके जाएँगी, तो समाज में उनका एक अपना एक अलग स्थान बना पाएँगी। तो और दूसरा एक ये है कि जेल में रहते हुए भी कोई 2 साल से भी है, 3 साल से भी हैं, कोई इतने दिनों से है, तो कुछ उनको इनकम भी होती रहेगी वहाँ से और थोड़ा वो बिज़ी भी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम है और ये ज़रूर सबको करना ही चाहिए। अब एक इस सवाल पे आते मेरे को अचानक अभी याद आया कि जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, तो ऐसा हुआ कि अपर्णा जी ने मेरे को यहाँ से नाम देख के याद आया। अपर्णा जी ने पदभार ग्रहण ही नहीं किया पहले, तो उनको ऐसा था क्या कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए? यहाँ से देख के मेरे को अचानक अभी नाम याद आया। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट उन्होंने दिया था। आपको गिफ्ट दिया, तो ये मतलब गिफ्ट दिया, उनको लग रहा था क्या कि वो अध्यक्ष बनेंगी? देखिए ये सिर्फ़ आप लोगों की फैलाई हुई बातें हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। यार इतना अच्छा संपर्क उन्होंने आई और वो बहुत प्यार से उन्होंने अपना भार ग्रहण किया और हम अभी भी बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे जैसे हम सब इकट्ठा काम करते हैं, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हमारी ये एक फैमिली है जिसमें 25 मेंबर हैं और 2 मेरे उपाध्यक्ष हैं और मैं अध्यक्ष हूँ और ये एक बहुत परिवार की तरह बहुत ही खूबसूरत एक आयोग हमारा चल रहा है इस वक़्त, इसलिए यहाँ कोई बिल्कुल किसी के मन में कोई भावना नहीं है। अब महिलाओं के लिए अब आप जैसे मैंने लव जिहाद का ज़िक्र किया। लव जिहाद का ज़िक्र इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कुमार विश्वास जी का वायरल हुआ था, जिस पे उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन एक कहानी श्री लक्ष्मी के बारे में ज़िक्र किया था। उन बयानों पे नहीं जाते हैं, बस उस मानसिकता पे आते हैं। आज बहुत लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अभी हाल ही में आया कि ओयो ने ये कह दिया कि वो जो अपना रूम है शादीशुदा को ही देंगे। उसके बाद एक एलीट क्लास एक सबसे ज़्यादा आजकल जो ज्ञान है ना वो ट्विटर पे नहीं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे चलता है। उन्होंने फिर उसका विरोध चल रहा है। तो आप इन सब बयानों को, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आपके पास सबसे पहले जिसके साथ कांड होगा आप ही के दरवाजे पे आएगा, ये देखिए हमारे साथ ये हो गया। लेकिन अब क्या है कि ओयो में, नोएडा में आपने लगातार देखा होगा कि सुसाइड हो जा रहा है। 2 कपल गए, सुसाइड हो गए, कुछ ना कुछ गलत हो गया। लिव इन रिलेशनशिप में 80% मामले ऐसे आते हैं, एक सर्वे है, कोई एक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि जो लिव इन में रहते हैं उनकी शादी नहीं होती। फिर बाद में वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, रेप का ही आरोप लगाते हैं। देखिए एक्चुअली लिविंग रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता, राइट? पर जहाँ तक ओयो जैसे ये क्योंकि ओयो ने अपनी इमेज को इतना गंदा कर लिया है, मैं आपके यहाँ से कह रही हूँ कि ओयो जो होटल्स हैं ये सारे, ये इसको एक मोहर लग गई है कि यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति रुकता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ़ ऐसे ही घटिया कामों के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से भी ओयो वालों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा-सा गंदगी ना होने दें और इन सब चीज़ों का समेटें क्योंकि ओयो कोई 2 कमरे का भी होटल है, उस पे भी ओयो लगा दिया। होटल क्या है वो धर्मशाला टाइप जो सड़क के रोड किनारे बना लेते हैं, वहाँ भी ओयो चिपका दिया। अब लोग ओयो के नाम पे आते हैं और कुछ अच्छे लोग भी वहाँ आते ही होंगे, पहुँच जाते हैं कि भई ठीक है। क्योंकि जब ओयो जब शुरू किया था तब इन्होंने शायद एक इनका एक लेबल था कि भई ठीक है यहाँ ओयो है तो कर लेंगे। बट मैं तो यही कहूँगी कि इस गंदगी को या अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे दिशा भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो पढ़ने-लिखने की उम्र होती है। वो जो ओयो वाले टाइप जो हैं वो वही हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, है ना? जिनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है और मुझे लग रहा है कि सोशली और फिज़िकली, मानसिक और फाइनेंशियली क्योंकि मन-माफ़िक वो अपना किराया लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं तो बकवास ही, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी और आपके माध्यम से भी। पर आप कह रहे हैं कि अब उन्होंने ये बैन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि अब ओयो मैरिड कपल को ही रूम अलाउ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने रिक्वेस्ट बाद में कि उन्होंने अलाउ पहले कर दिया। नहीं, नहीं बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने जब कहते हैं ना कि जब सद्बुद्धि आ जाए तभी अच्छा है। आप कॉलेज गर्ल के लिए आपके पास वैसे आमतौर पे इन दिनों कैसे मामले ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए हमारे पास मामले तो हर फील्ड से आते हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादा मामले आते हैं वो घरेलू हिंसा के आते हैं, है ना? तो घरेलू हिंसा में भी हमारी कोशिश ये रहती है कि घरेलू हिंसा में भी कई तरह के मामले आते हैं, कि बहुत सारे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल से होते हैं, कि जिनको कोर्ट में चल रहे होते हैं या कोर्ट ही उनको निपटा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जिनको हम ही अपने लेवल पर निपटा लेते हैं,
अपने लेवल से मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं आपको बताऊँगी कि मुझे 4 महीने में हमने बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बचाए हैं यहाँ से, और यहाँ से उनकी काउंसलिंग करा के और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करा के यहाँ से उनको इकट्ठे घर भेजा है। तो यही है, और मुझे लगता है कि शायद आजकल परिवार बहुत छोटे होने लगे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे, अब 24 घंटे दोनों मियाँ-बीवी रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो उठा-पटक होगी। फिर वहाँ दोनों की ईगो क्लैश करती है। लेकिन तो ये देखिए ना, ये सबसे अच्छा आपने कहा, पहले जॉइंट फैमिली होती जॉइंट फैमिली होती थी। थी, एक से गुस्सा हुआ था दूसरे के पास जाके अभी भी कल मैं बताती हूँ, यहाँ एक मेरे पास मामला आया, तो उनको अभी 2 दिन पहले मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ उनका करा के भेजा। वो भी ऐसा ही था कि भई उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो क्योंकि नेचुरली जब हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है तो वो वाइफ नहीं उसको कर पाएगी। तो बहुत अच्छे मैंने माहौल में यहाँ से भेजा कि दोनों की सेल्फी-वेल्फी खिंचवाई। मैंने कहा अच्छा तुम सेल्फी अपने उस पे लगाओ डीपी पे, जिससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चले भई अपनी वाइफ के साथ सही है, क्योंकि वो कह रहा था मैं अब छोड़ चुका हूँ। तो दोनों को भेजा, यहाँ कल उसकी वाइफ फिर आ गई। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम हुई? तो बोली मैम अभी भी अब प्रॉब्लम क्या हुई कि दोनों पढ़े लिखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो पिछली बातों पे फिर डिस्कस करने लगे कि भई तुमने देखो मुझे ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। मैंने कहा सुनो, अब तुम्हारे पास एक ही इलाज है कि तुम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखो। तो मैंने कहा ये तुम्हारी चीज़ें कम हो जाएँगी। बोली अब क्या, मैं अपने पेरेंट्स को रखूँगी तो वो कहेगा मेरे पेरेंट्स को रखो। तो मैंने कहा दोनों के पेरेंट्स को रख लो, क्या दिक्कत है? भई पेरेंट्स को अगर बच्चे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो मैंने कहा पेरेंट्स को रखो, एक-एक बार में रख लो कि एक बार तुम उनको रख लो, एक बार तुम उनको रख लो। फिर उनको बड़े उससे समझा-वमझा के भेजा, क्योंकि मुझे लगता है जब पेरेंट्स घर में रहते हैं, कोई और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ आदमी घर में रहता है, तो लड़ाई-झगड़े होने की संभावनाएँ कम होती हैं और बीच-बिचाव भी हो जाते हैं। नहीं तो घर में जब 2 ही लोग 24 घंटे एक-दूसरे की शक्ल देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि महिला है और एक घर बनाने की जिम्मेदारी महिला के हाथ में भी होता है। एक सुदृढ़ घर बनता है। अभी मैंने परसों देखा, प्रयागराज गई थी और आधारशिला वृद्धाश्रम में आपने विजिट किया। एक वृद्धाश्रम में अगर बुजुर्ग पहुंचता है तो समाज ही कहता है कि कहीं ना कहीं उसमें बहू के साथ नहीं बनी होगी, या बहू ने बेटे से कहा होगा, पति से कहा होगा कि देखिए जी ये है, कलपल हो रहा है, सही नहीं बन रहा है। तो इन सबको आप कैसे देखती हैं? क्या बहू की ही जिम्मेदारी है कि एक सभ्य समाज में बेटे का भी उतना रोल है कि पत्नी पत्नी के सामने सरेंडर होना मजबूरी हो जाती है? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ कहीं न कहीं अगर कुछ कमी आती है तो वो संस्कारों की कमी आती है, कि बच्चों को हम किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है? अभी जब मैं उस दिन वृद्धाश्रम में गई थी, और मैं बहुत सारे वृद्धाश्रमों में जाती भी हूँ, और बल्कि आगरा का तो एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम चला है जिसके फाउंडर ही हम हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हमने उनका पूजन-वूजन किया था। लेकिन एक टाइम के पर मैं ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इन वृद्धाश्रमों के चलने से। क्योंकि ये हिंदुस्तान के तो कम से कम संस्कृति या संस्कार नहीं है कि भारत जैसे देश में कहीं वृद्धाश्रम चलाए जाएँ। हाँ, पर मैं इसलिए वृद्धाश्रम के लिए थोड़ा-सा पक्ष हूँ कि जैसे जिनके बच्चे फ़ॉरेन में चले गए हैं, या पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें यहीं रहना है, तो उनकी केयर हो जाए वहाँ, उस हिसाब से रह सकते हैं। लेकिन घर में बच्चे होते हुए अगर माँ-बाप को वहाँ भेजा जाए वृद्धाश्रम में, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हम हर मंच से कहते हैं कि जिनके माँ-बाप बहुत लंबे टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, समय साथ रहते हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके माँ-बाप उनके साथ रहते हैं और काफ़ी टाइम तक उनका साथ देते हैं, वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये हिंदुस्तान के संस्कार नहीं है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों को भेजा जाए। तो अब आपने कहा, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ कि आपने कहा कि महिलाओं को मतलब बहुओं को दोषी ठहराया जाता है। अब बहुओं को दोषी ठहराया जाता है, मैंने फिर आपको बताया कि जहाँ भी यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं महिलाओं को उसमें लपेटा ही जाता है। क्या लड़कों में इतना सेंस नहीं है कि वो अपने माँ-बाप को कैसे रखेंगे? नंबर 1। नंबर 2, कि मैं हर माँ-बाप से कहती हूँ कि लड़का है या लड़की है, उसको ये संस्कार देके वहाँ से भेजें कि बड़े, बड़े ही होते हैं, वो माँ-बाप उसके हों या माँ-बाप मेरे हों। क्योंकि मैं लड़कियों से भी, ऐसा कई बार होता है जैसा आपने कहा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ये पूछती हूँ अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ-बाप के साथ ये करेगा, तो तुम क्या करोगे? नंबर 1। अच्छा, बहुत अच्छा, आपने एक बात का मुझे याद आया। लेकिन समाज में महिलाओं की बात होती है और आप महिलाओं की बात सुनने के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं उनका। लेकिन एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। सास दुश्मन, ननद दुश्मन, जेठानी दुश्मन। कभी जेठ दुश्मन नहीं आपने जल्दी सुना होगा, ससुर दुश्मन नहीं सुना होगा। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। यहाँ पे क्या हँस दी, यही ज़्यादा प्रमाण है। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ससुर नहीं कहा होगा कि बच्चा लड़का क्यों नहीं हो रहा है, सास ही कहती लड़का नहीं हो रहा है। तुमने मेरे बेटे को बस में कर रखा है, कभी ससुर नहीं आपने सुना। आप सास रोज सीरियल देख लीजिए, उसमें भी बताते एक्चुअली लो, अब सीरियल की बात आई है तो मैं एक बात बताती हूँ कि मैं भी जेल में होके आई हूँ। तो वहाँ क्या टीवी जनरली लगे रहते हैं जेल में, तो जेल में वो एकता कपूर टाइप वो सारे सीरियल चलते हैं।
वहाँ जितना भी नेगेटिव रोल हो सकता है वो सारे महिलाओं को दिए हुए हैं। ठीक है, जिस भी रोल में जो भी घटिया से घटिया रोल हो सकता है वो सारे रोल महिलाओं को दिए हुए हैं। तो मैंने कहा एक तो वो बेचारी जेल में है, जिस परिस्थिति में भी है, ऊपर से वो उस तरह के तुम उनको सीरियल दिखा रहे हो, सीरियल देख रही हैं, है ना? तो ये जो एक छवि खराब करने का जो काम किया है ना, ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह की चीज़ें आती हैं इनसे भी बहुत हुआ है। ठीक है, देखिए हर एज का बच्चा होता है, लड़की भी हर एज में निकलती है। एक एक टाइम बाद एक एज ऐसी आती है कि जब हम बहुत मैच्योर बन पाते हैं और जब हम उसको घुट्टी में ही वही चीज़ पिलाते जाएँगे तो जब हम मैच्योर हो जाएँगे तो भी दिमाग में वही चीज़ें रहेंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं सोशली भी हमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है और ऐसा तो नहीं है कि महिलाएँ की दुश्मन है, क्योंकि महिला को महिलाओं की दुश्मन बनाने में भी कहीं न कहीं पुरुषों का रोल रहता है। आप मुस्कुरा के जवाब दे रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। नहीं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं तो आप जैसे लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ये क्यों छवि बना रहे हैं महिलाओं की, कि महिलाएँ महिलाओं की दुश्मन है। कोई महिलाएँ महिलाओं की दुश्मन नहीं होती। सब महिलाएँ एक-दूसरे को बढ़ावा देती हैं और सब एक-दूसरे को बहुत सहयोग करती हैं और सब आगे बढ़ती हैं। ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब लड़कियाँ होती हैं तो पति भी तो उनको छोड़ देता है। पति कहता है नहीं तू बच्ची लड़कियाँ पैदा कर रही है, मैं तेरे से अलग हूँ भाई। मैं दूसरी शादी इसलिए करूँगा क्योंकि लड़का चाहिए मुझे। जो मैं है ना? बोला वो आपने सुना या नहीं? नहीं एक माँ कहती है अपने बेटे से तू बहू के चंगुल में है। एक बहू अपने पति से कहती है तू माँ के चंगुल में। ये वर्ड आपने सुना है या नहीं? वो इसलिए कहती हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो पहले होता था, वो सास-बहू का सबसे ज़्यादा होता था। वो ननंद-भाभी का सबसे ज़्यादा साथ में एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा जो जेठ थे या ससुर थे उनसे सबसे पर्दे हुआ करते थे, तो इतना कम्युनिकेशन ही नहीं था किसी के साथ, कम्युनिकेशन गैप बहुत था। तो वो जब जिसके साथ रहेंगी वो एक-दूसरे पे वही विलेम करेंगी ना, की जाए। तो विलेम तो वही करेंगी ना। अब आते हैं थोड़ा आधुनिक समाज की तरफ। जी। आधुनिकता हमारी संस्कृति के लिए कितना सही कितना खतरनाक? देखिए, आधुनिकता का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम अपने संस्कारों को भूल जाएँ, क्योंकि भारत की जो पहचान है वो यहाँ की संस्कृति है और संस्कृति कब जिंदा रहती है जब संस्कार जिंदा रहते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि हमारे कुछ लोग कुछ एक जो मैं कहना चाहूँ कि है लोगों में कुछ कि ये कहूँ आधुनिकता के नाम पे कुछ भटकाव की तरफ जो लोग जा रहे हैं। अभी बीता है, नोएडा में 14 करोड़ की दारू की है और पब और क्लब के सामने की भीड़ में ऐसा नहीं कि बस पुरुष थे, महिलाएं आधी थीं और बेंगलोर और नोएडा से जैसी वीडियो महिलाओं की आई और उनके माँ बाप देख लें, देखे ही होंगे, तो वो आखिर परिवार ने जाने ही दिया होगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आधुनिकता की दौड़ में मैंने क्या कहा कि आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने संस्कारों को ना छोड़ें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आधुनिकता की दौड़ में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो त्रिशंकु बनी जा रही है कि ना वो तो पूरा आधुनिक ही बन पा रही है, वेस्टर्न ना तो वो पूरा वेस्टर्न ही हो पा रही है, ना वो पूरा इंडियन ही रह पा रही है। तो ये कहीं न कहीं पिस रहा है इस चक्कर में, है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं युवाओं को एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली हम इस विषय पे बात तो कर रहे हैं, पर काम भी बहुत करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है क्योंकि हमारा जो नौजवान है वो कहीं न कहीं दिशा भ्रमित है। तो उसको वो दिशा भ्रमित ना हो, हम ऐसा एटमॉस्फेयर बाहर बना पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि अब जैसा आपने देखा होगा कि अभी कुछ सालों की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे अब आप मंदिरों में अगर भीड़ देखेंगे तो वहाँ 80% सारे यंगस्टर होते हैं। वो लड़के हों रील का चक्कर होता है। है ना? वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। अब रील कहो या जो भी कहो, जब भगवान के साथ सामने जाते हैं तो 2 मिनट के लिए तो नतमस्तक होते ही है ना। कहीं न कहीं तो वो फ़ील आती है ना मन में, कहीं न कहीं तो भगवान के प्रति कुछ न कुछ भावना आती है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारी रील उसी टाइप की बन रही हैं। पर मुझे लग रहा है कि बच्चे भी थोड़ा-सा जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पर मैं फिर भी कहूँगी कि पेरेंट्स की भूमिका भी इसमें है, क्योंकि पेरेंट्स को भी उनको समझाना चाहिए और थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, है ना? तो शायद हाँ, ये है क्योंकि वो फिर मैं कहूँगी जो एकल परिवार होते जा रहे हैं, मम्मी भी बिज़ी, पापा भी बिज़ी और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बच्चे फिर जो मर्ज़ी साहब कर रहे हैं या बच्चों को कह दिया ठीक है तुम अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करके जाओ। तो वो एक टाइम जब ऐसा होता है ना तो कि हमेशा से देखा गया है कि हर गलत चीज़ जल्दी आकर्षित करती है किसी भी चीज़ को और कम से कम ऐज पे तो ये ऐज फैक्टर तो ये है ही।
तो जब हम उस टाइम थोड़ा-सा बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और जब हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और फिर जब वो टाइम निकल जाता है और उसके बाद अगर हम लकीर पीटते रह जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आखिरी सवाल हम चलते हैं अपने इस बदकही के आखिरी सवाल की तरफ। महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आप महिलाओं को कोई संदेश देना चाहें? जी, बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके साथ गलत हो रहा है। और जागरूकता के साथ अपने परिवार को साथ लेते हुए, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने समाज को रखते हुए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए। महिलाओं को निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ना चाहिए और सारी सरकार की बात की जाए, आयोग की बात की जाए या जीविका अब इस वक़्त जो सारा वातावरण है वो सारा महिलाओं के अनुकूल है। तो आप कृपया करके क्योंकि अगर आपको भी कुछ समाज से चाहिए तो समाज के साथ आगे बढ़ना होगा, समाज के साथ आगे चलना होगा और कंधे से कंधा मिलाने की जब बात आती है तो निश्चित रूप से उस योग्य भी आपको बनना होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान अपने अधिकारों पे केंद्रित करें, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई के लिए थोड़ा आगे चलें, थोड़ा सोशली और एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आप को समायोजित करें। कंधे से कंधा मिलाना है तो उस योग्य बनना होगा। सभ्य समाज के लिए सभ्यता बहुत जरूरी है। तो आज हमारे साथ बदकही चौक पे बतौर मेहमान महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी थी। ये बदकही आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।